सोनेरी आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा मिळणार आहे। तो होता अलबेला आणि आता येतोय एक अलबेला। भगवान दादा आणि गीता बाली पुन्हा एकदा आपल्या समोर अवतरणार आहेत आणि आता माझ्या सोबत आहेत। मी यांना विद्या बाली म्हणू का गीता बालन म्हणू कारण हा डिफरन्स समजून येत नाहीये। अत्यंत सुंदर पोस्टर आपल्या सोबत आहे आणि मॅम तुम्ही ग्रेट आहात, हुबेहूब तुम्ही साकारलेला आहे, खूप छान वाटतंय। थैंक यू। वही मैं देख के सोचती रहती हूँ कि क्या मैं गीता जी की तरह दिख रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ अपने काम को लेकर, पर अगर आप कह रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। वो एक झलक सामने दिखाई दी और शोला जो भडके मतलब बस पुन्हा एकदा गीता बाली जणू अवतरल्या असंच वाटलं। थँक्यू। ही ऑफर जेव्हा तुमच्या समोर आली, या आधीही अनेक मराठी सिनेमांच्या ऑफर कदाचित आल्या असतील, पण हाच सिनेमा तुम्ही का निवडलात याबद्दल? पहले तो विद्याधर भट्टे जो हैं मेरे मेकअप आर्टिस्ट रह चुके हैं, परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई, एकलव्य, और उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं मेरे। वो मराठी फिल्में प्रोड्यूस भी कर चुके हैं, तो मैं उनसे कहती थी कि कभी मैं मराठी फिल्म करूँगी आपके साथ। और वो मेकअप डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अच्छा एक फ़िल्म बन रही है, भगवान दादा पे बायोपिक बन रही है, और उसमें वो गीता बाली वो अलबेला फिल्म को रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, और उसमें ऑब्वियसली गीता बाली जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एज अ स्पेशल अपीयरेंस क्या तुम करना चाहोगी? तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। तो उन्होंने कहा नहीं, इतनी जल्दी हाँ मत करना, हम आके बाकायदा सब आपको बताते हैं। तो डायरेक्टर शेखर जी जो हैं, मुनीश बाबरी प्रोड्यूसर, वो सब आए थे। उन्होंने जो शूटिंग हुई थी उनके कुछ स्टिल्स दिखाए, कुछ प्रेजेंटेशन, और बताया कि किस तरह से वो सोच रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। 5-6 दिन का काम था और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये फिल्म की, क्योंकि एक सेट पे जो है एक हिंदी फिल्म सेट्स पे बहुत चहल पहल होती है, बहुत चिल्लाना बिल्लाना बहुत हेक्टिक होता है, पर इस फिल्म में बहुत प्यार से हमने काम किया, आराम से काम किया, पर काम में सब बहुत फोकस थे और मुझे गीता बाली जी का किरदार निभाने का मौका मिला। कुछ वक्त के लिए ही सही, पर मजा आया। ये फिल्म बनेगी, जरूर बनेगी, किसी बड़े हीरो के बिना बनेगी, लेकिन गीता बाली के बिना नहीं। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। गीता बाली आप जैसे साकार रही हो, तो कभी ऐसे सोचा था या कभी आपको वो क्लासिक्स का और आपका कैसा कनेक्शन है? आप भी जब देखते थे कभी ऐसे सोचा था कि ऐसा कभी करने को मिलेगा या करूंगी? मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे उस दौर में पैदा होना चाहिए था, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के दौर में। बहुत अच्छी फिल्में, बेहतरीन स्टोरीज, हीरोइंस के लिए बहुत अच्छे किरदार लिखे जाते थे, और गाने और उनका स्टाइल, जिस तरह से वो डांस करते थे, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर ऑफ कोर्स मैं बहुत लेट पैदा हुई। मैं खुश हूँ जिस तरह का काम मैं कर रही हूँ, फिर भी ये एक लालच रहती है। तो आई एम हैप्पी आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। एंड ये जो है गाना है शाम ढले खिड़की तले, इट्स वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स। तो दैट वाज द अदर रीज़न, जब उन्होंने कहा कि अच्छा हम एक अलबेला बना रहे हैं जिसमें हम अलबेला को रिक्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा शाम ढले खिड़की तले आप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा प्लान तो नहीं है, सिर्फ शोला जो भड़के और भोली सूरत करने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कुछ कहा नहीं, पर सो स्वीट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने फिर डिसाइड किया कि एक मोन्टाज सीक्वेंस में शाम ढले खिड़की तले वो डाल देंगे। अंतरा भी हो गया। तो और आप मानेंगी नहीं ये बात, पर हमारे घर पे सिद्धार्थ जो मेरे हस्बैंड हैं, उनको ओल्ड फिल्म पोस्टर्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। हालांकि उनके पास 60-70 पोस्टर्स हैं, सब फ्रेम किए हुए, पर घर में लगाने के लिए उतनी जगह नहीं है, तो पोस्टर्स हम लोग बदलते रहते हैं। पर एक पोस्टर है, जब से मेरी शादी हुई है वो टंगा हुआ है, अभी तक उतरा नहीं है, वो है अलबेला।
क्या बात है। वो बात है। पोस्टर देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि दोनों बहुत खुश नजर आते हैं उसमें। और देखिए इत्तेफाक की बात है कि मैं एक अलवेला कर रही हूँ। अब उस पोस्टर के सामने बाजू में ये पोस्टर भी लग गया। पत्ता भी खड़के तो बिजली सी खड़के, पत्ता भी खड़के तो बिजली सी खड़के, दर्द जवानी का सताए बड़ बड़ के। जेव्हा आम्ही अनेक हिंदी अभिनेत्रींना भेटतो तेव्हा आम्ही त्यांना विचारतो की मराठी सिनेमात काम कधी करणार. आमचा हा हुकुमी प्रश्न असतो. आम्ही सगळ्यांना विचारतो. अनेक जणींची इच्छा असते पण वेळ मिळत नाही किंवा काही गोष्टी वर्कआउट होत नाहीत. तुम्हालाही अनेक वेळा हा प्रश्न आम्ही सुद्धा विचारलेला आहे, अनेकांनी विचारलेला आहे. पण तुम्ही हो म्हणलात कारण रिजनल सिनेमाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काहींचा वेगळा आहे कदाचित. आणि एका करिअरच्या वेगळ्या शिखरावर पोहोचल्यानंतर एक मराठी सिनेमा करावासा वाटणं खरंच हॅट्स ऑफ यासाठी. आणि तुम्ही मराठी सिनेमाकडे कसं पाहता? मैं आपने हैट्स ऑफ कहा और उसके लिए थैंक यू, पर मैं इसको एक बहुत बड़ी बात नहीं मानती क्योंकि मैं एक भूखी एक्टर हूँ. जहाँ मुझे अच्छा मौका मिलेगा मैं वो मौका ले लेती हूँ. और मेरी शुरुआत हुई साउथ इंडियन फिल्म से, तमिल और मलयालम सिनेमा से. हालांकि वो फिल्में पूरी नहीं हुई, बनी नहीं, कुछ फिल्मों से मुझे निकाला गया. फिर शुरुआत हुई बंगाली सिनेमा से. मेरी पहली फिल्म जो है एक बंगाली फिल्म है भालो थेको. तो मुझे रीजनल सिनेमा, हिंदी सिनेमा उस तरह का आप ये कभी कैटेगरीज नहीं मानती? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं एक मराठी फिल्म करूं. जब मैं बड़ी हो रही थी तो दूरदर्शन पे शनिवार शाम को मराठी फिल्में दिखाते थे और मेरी मम्मी बैठ के देखती थी, मैं भी बैठ के देखती थी उनके साथ. तो अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, इन सब की फिल्में बहुत देखी हमने. तब मैं बहुत अच्छा मराठी भी बोल लेती थी. अब एक्चुअली मेरी मराठी बिगड़ गई है. पर तभी कॉन्फिडेंटली बचपन में ना फिल्में देख देख के आई यूज्ड टू पिक अप एंड आई यूज्ड टू स्पीक गुड मराठी. तो और यहीं पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई हूँ. तो मराठी कल्चर से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ. दोस्त हैं, रिश्तेदार, एज एन माई सिस्टर्स हस्बैंड, मेरे जो जीजा जी हैं वो महाराष्ट्रन हैं, तो उनकी पूरी फैमिली से, और मेरी टीम महाराष्ट्रन है. तो आई हैव बीन अवेयर ऑफ द मराठी कल्चर फॉर एवर. तो ये इच्छा थी कि एक मराठी फिल्म करूँ अच्छी. आई रिमेंबर एक विक्रम गोखले जी की एक बहुत अच्छी, आई हैड सीन दैट फिल्म. वो फिल्म तो मैंने देखी, जब देखी तब मैं बड़ी हो चुकी थी. शायद टेलीविज़न पे कहीं देखा मैंने, पर मुझे लगा कि अच्छा इतना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है, इतना इंटेंस है पर बहुत रियलिस्टिक है. तो I wanted to do a Marathi film and I think it couldn't have had a better start. पर जब भी मैं एक full fledged मराठी फिल्म करूँगी तब तक मेरी मराठी बहुत सुधर गई होगी और मैं खुद डब करूँगी अपनी आवाज़. लास्ट ईयर मुझे राज कपूर पुरस्कार मिला पुणे में, और तब मैंने स्टेज पर कहा था कि मैं मराठी फिल्म करूँगी अगले साल. तभी तो पता नहीं था मुझे, मैंने ऐसे ही कह दिया था और मेरी बात सच निकली. शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के. मराठी सिनेमा आणि त्या पूर्ण मराठी सिनेमाची आम्ही वाट बघू, त्याची प्रतीक्षा आहे. पण जसं मराठी सिनेमा तुम्ही आताही फॉलो करता का? सैराटचा एक झंझावात आलाय आणि आम्ही सगळे म्हणजे आमची कॉलर थाट झाली की आता 100 कोटी कधी आम्ही अचीव करतोय. तर कसं वाटतं? मैं सैराट शायद आज देखने जाऊंगी क्योंकि मैं कहानी 2 की शूटिंग के लिए कलकत्ता गई हुई थी तो नहीं देख पाई हूँ. पर जो सुना है नहीं, बहुत, हाँ बहुत. मैंने रिसेंटली बहुत फिल्में देखी है. मैंने किला,
कटियार काळजात घुसली, तो नट सम्राट मिस हो गया। ये न्यू एज मराठी सिनेमा आपको कैसे लगता है? हाँ, बहुत, जैसे एक हिंदी सिनेमा में एक न्यू एज शुरू हुआ है, मुझे लगता है मराठी सिनेमा में भी वो शुरू हो चुका है अभी। यू नो, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बहुत एंगेजिंग एंटरटेनिंग फिल्म्स बनाई जा रही है, तो आई थिंक इट्स वंडरफुल। और जैसे हम ये सब तो बहुत बातें बोल रहे हैं, लेकिन मुझे डर्टी पिक्चर का भी इंटरव्यू याद आ रहा है, वो एक सिल्क स्मिता और अब गीता बाली। हाँ। मतलब एक बहुत कम हीरोइंस को ऐसे चांस मिलता है कि कोई एक रियल एक्ट्रेस वो पर्दे पे साकार करे, तो आप खुद को इस बारे में लकी समझती हैं? हाँ बिल्कुल। कैसी ये जर्नी थी? क्योंकि वो जर्नी बहुत ही डिफरेंट थी और ये जर्नी भी डिफरेंट थी। हाँ, एक्चुअली डर्टी पिक्चर के बाद मुझे बहुत सारे बायोपिक्स ऑफर हुए, और एक्ट्रेस के भी मीना कुमारी जी का ऑफर हुआ और सुचित्रा सेन जी का ऑफर हुआ, पर मैंने कहा कि फिर से मुझे एक्ट्रेस पे बायोपिक नहीं करना है, इट्स टू सून। पर नहीं पता था कि 4 साल बाद वही, हालांकि ये बायोपिक नहीं है और एक स्पेशल अपीयरेंस है, फिर भी और बहुत डिफरेंट एक्ट्रेसेस, कहाँ यू नो बहुत कोई मेल ही नहीं है दोनों में, तो मैं अपने आप को एज एन एक्टर बहुत खुशनसीब समझती हूँ। पर ये भी मैं जानती हूँ कि मुझ में भूख बहुत है एज एन एक्टर, शायद इसीलिए ये मौके मुझे ढूंढते हुए आते हैं। चुटकी जो तूने काटी है, चोरी से काटी है, यहाँ वहाँ रूठी हूँ मैं, तुझसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना ओ जाने जा। छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बुम्बाट, आहा आहा आहा, उलाला 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 उलाला। डर्टी पिक्चर असेल, कहाणी असेल आणि नंतरचा तो सगळा काळ असेल, मॅम तुम्ही होता जेव्हा वुमन प्रोटॅगोनिस्ट एक जोरदार सुरू झाले, आणि त्यानंतर तुमच्यानंतर दीपिका, कंगना, कल्की, रिचा चड्डा या सगळ्यांनी मग वुमन प्रोटॅगोनिस्टचे सिनेमे निवडले आणि त्या म्हणल्या की नाही, हिरोईनला महत्त्व असणार आहे आता सिनेमांमध्ये। तर तेव्हा ती कुठेतरी काही काळानंतरची सुरुवात होती, हा एक लेजेंडरी काळ, आणि नंतरची सुरुवात तुम्ही केलेली आहे मॅम। आत्ता जेव्हा तुम्ही या वुमन प्रोटॅगोनिस्ट फिल्म्स बघता स्ट्रॉंग, तेव्हा तुम्हाला कसं वाटतं? कारण कुठेतरी ती सुरुवात तुमची आहे, ते श्रेय तुमचं आहे। किसी न किसी को शुरुआत करनी थी, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत भूखी हूँ, तो इसलिए शुरुआत मुझसे हुई। पर तब वो झगड़ा था, थोड़ा सा वो संघर्ष था तब? नहीं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा अहम हूँ, और इसीलिए मैं अपनी फिल्मों में भी अहम हूँ, क्योंकि मैं कभी सेकंड फिडल प्ले नहीं कर सकती। यू नो, इवन इफ इट्स नॉट द सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट, एक कोई दमदार होना चाहिए, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने इस तरह की फिल्में चूज़ की है। पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि ज़्यादातर विमेन सेंट्रिक फिल्म्स, फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स बन रही है और इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, तो यू नो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है हमारे पास, और जितनी ज़्यादा ये फिल्में अच्छा बिजनेस करेंगी उतनी ज़्यादा ये फिल्में बनेंगी। तो मुझे ये डायलॉग याद आ गया कि बड़ा हीरो होगा या न होगा, गीता बाली जरूर होगी। वैसे विद्या बालन जरूर होगी, अभी ये निर्देशक कहते हैं। थैंक यू। ये इंटरव्यू ऐसे ही खत्म नहीं होगा, तो एक आध स्टेप अगर आप बैठे बैठे कर सकते हो। बैठे बैठे कैसे करूं? Just like that, or yeah, you can stand also if you... वो अपने हाथ बहुत इस्तेमाल करती थी, तो एक शोला जो भड़के में जो है, there's a first step, मैं बैठ के ही दिखा देती हूँ आपको। वो शोला जो है आपको यहीं से ना इतनी स्लोली वो मूव करती है, शोला जो भड़के दिल में, बस इतना ही किया है, शॉट इतना है, पर यू नो यू कांट लुक एनीवेयर एल्स, तो बस उतना ही। थैंक यू सो मच। बस जाते जाते एक सवाल, 10 जून को 3 आ रही है सामने, उसके बारे में भी कुछ बताइए। 3 में भी मेरा स्पेशल अपीयरेंस है, तो 2 फिल्में जिसमें मैं स्पेशल अपीयरेंस कर रही हूँ जून में रिलीज हो रही है, तो ये बहुत ही स्पेशल मंथ है, डबली स्पेशल मंथ है।
8 साल पहले जो हुआ वो फिर से हो रहा है। वो तुम्हें एक और मौका दे रहा है। हेलो, पुलिस को किस खुशी में बुलाया तुमने? हेलो, मुझे दूसरा मौका नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। 8 साल में पहला सुराग मिला है, तो इस बात को मैं ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकता। मैं एक और साल कंप्लीट करूंगी फिल्म इंडस्ट्री में, 11 साल हो जाएंगे मुझे। और 3 आई जस्ट डिड 3 फॉर द जॉय ऑफ इट, बिकॉज 3 में मुझे फिर से कलकत्ता जाने का मौका मिल रहा था, मतलब कलकत्ता में काम करने का मौका मिल रहा था, मिस्टर बच्चन और नवाज के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, हालांकि मेरा रोल कम था, पर मैंने कहा कि कभी कभी ऐसी भी फिल्में कर लेनी चाहिए। सुजॉय घोष प्रोड्यूसर हैं इसके। डायरेक्टर आई थिंक वो न्यू एज डायरेक्टर्स जिसकी हम बात करते हैं, जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह के डायरेक्टर हैं रिभु दास गुप्ता। तो बेसिकली 3 से ज़्यादा रीजंस थे मेरे टीम करने के लिए। क्या बात आहे. बस जाते जाते एक अलबेला के बारे में दर्शकों को क्या बताएंगे आप? तुम्ही म्हणा एकदा मराठीत सिनेमा बघा, मग प्रेक्षक बघणार. फार अलबेला फिल्म आहे. नक्की बघा, थिएटरमध्ये जाऊन बघा, फार मजा येईल सगळ्यांना. थँक्यू. थँक्यू सो ठीक मच. बोली मैं? येस मॅम, थँक्यू सो मच. Thank खूप you. छान वाटलं आणि पुन्हा मला एकदा पण. आम्हाला मराठी हिंदी सगळ्याच भाषेतल्या सिनेमांमध्ये तुम्हाला एक से एक भूमिका करताना बघायचंय. थँक्यू सो मच. थँक्यू.